नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को आधार बनाकर हिंदी विषय की परीक्षा की तैयारी कर रही है, चाहे वह किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो। हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, पिछले सालों के प्रश्न पत्र और हिंदी व्याकरण, साथ साथ विविध के अंतर्गत पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण तथ्य, हम सभी हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक साथ लेकर चल रहे हैं और साथ साथ पिछले सालों के प्रश्न पत्र भी कर रहे हैं। जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है जिस भी विषय का, जैसे हिंदी साहित्य का एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, साथ साथ हमने उसके प्रश्न उत्तर कर लिए। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भी एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, हमने साथ साथ प्रश्न उत्तर कर लिए। इसी प्रकार से हम जैसे आज की क्लास में करेंगे, भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को पढ़ा। उसके अंतर्गत आने वाली हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के शोर शैनी अपभ्रंश से निकलने वाली, पश्चिमी हिंदी से निकलने वाली बोलियां हम पढ़ रहे हैं। हमने दो बोलियों को पढ़ा, ब्रज भाषा को और खड़ी बोली को। इन दोनों को हमने कंप्लीट किया। साथ साथ ही अब हम ब्रज भाषा से संबंधित जिस भी परीक्षा में टीजीटी पीजीटी संबंधी या एनटीए नेट में जो भी पूछे जाएंगे प्रश्न ब्रज भाषा से संबंधित, आज हम उनको कर लेते हैं। और भाई साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो हमारी ये क्लासेस है, जो हमने पाठ्यक्रम बनाया है, वैसे तो ये सभी स्टेटों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी एनटीए नेट के लिए, लेकिन हम DSSB और EMRS को टारगेट बनाकर हिंदी विषय से टीजीटी पीजीटी संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रज भाषा के विकास को कितने समयों में विभाजित किया, ये मैंने कंटेंट की क्लास में आपको कराया था। इसका आंसर हो जाएगा 3। प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 भागों में विभाजित किया इसके समय को, ब्रज भाषा के विकास के समय को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रज भाषा में निरंतर और स्वतंत्र साहित्य कब से मिलने लगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से। ब्रज भाषा में निरंतर और स्वतंत्र साहित्य हमें 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से मिलने लगा था। जैसे उसके बाद फिर जैसे भक्ति काल आया, भक्ति काल के बाद रीति काल आया, तो उसके बाद जो साहित्य लिखा जाने लगा अधिकतर ब्रज भाषा में ही रचना की जाने लगी। उससे पहले जो आदिकाल में साहित्य लिखा गया था उसमें हमें ब्रज भाषा की रचनाएं कम देखने को मिली थी। कहीं कहीं कुछ रचनाओं में हमें ब्रज भाषा से संबंधित प्रश्न शब्द मिलते थे, ना कि पूरा का पूरा साहित्य में मिला। लेकिन आगे चलकर भक्ति काल में मैंने बताया था, जैसे सूरदास की रचनाओं में, सूरदास ने की जैसे साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, इनमें और आगे चल के पूरा का पूरा रीतिकाल उनमें ब्रज भाषा हमें देखने को मिली। तो 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, यानी कि जब आदिकाल की समाप्ति हुई, भक्ति काल की शुरुआत हुई, तब से हमें ब्रज भाषा में निरंतर साहित्य देखने को मिला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रज भाषा का अन्य नाम क्या है। तो ब्रज भाषा का अन्य नाम क्या है, ब्रजबुली, डिंगल, पिंगल, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका पिंगल, क्योंकि अपभ्रंश प्लस ब्रज होती है पिंगल, और अपभ्रंश प्लस राजस्थानी होती है डिंगल। और ब्रज बोली मैंने बताई थी, ये कोई भाषा या बोली नहीं है, ये बंगला भाषा की कृत, ब्रज से कि इसका संबंध नहीं है, ये बंगला भाषा की कृतम एक बोली है। हाई समझ। बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय ब्रज भाषा का क्षेत्र निम्नलिखित में से नहीं है। इनमें ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है। नहीं पूछ रखा भाई, है पूछ रखा। नहीं में और है में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि पढ़ने में कन्फ्यूजन हो जाती है, कहाँ पे हमारा नहीं है। नहीं शब्द आ जाए तो बिल्कुल देखना है।
इसमें ये पूछ रखा है कि केंद्रीय ब्रज भाषा का क्षेत्र निम्न में से कौन से है। तो यानी कि ब्रज का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा रहा है, तो ये है आंसर हो जाएगा इसका अलीगढ़, आगरा और मथुरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रज भाषा को उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमें हमारा सूरदास को। सूरदास ने अपनी रचनाओं में सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी में ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। तो ब्रज भाषा को उत्कर्ष तक पहुंचाने का श्रेय सूरदास को जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रज भाषा का पूर्वी रूप क्या है, ब्रज भाषा का पूर्वी रूप हो जाएगा कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। इनमें से कौन सा स्वर नहीं है, नहीं ब्रज भाषा में प्रयोग नहीं हुआ, वो हो जाएगा आंसर हमारा री। इसमें री का प्रयोग नहीं हुआ ब्रज भाषा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा का उदय काल कौन सा रहा है। ब्रज भाषा का उदय कब से माना गया, 1000 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूखा क्या है। निम्नलिखित में से बुक्सा क्या है। बुक्सा क्या है भाई, इनमें से है बुक्सा ब्रज भाषा की एक उपबोली है। ब्रज क्षेत्र का वाद्य यंत्र, ब्रज क्षेत्र से प्रचलित खेल, श्री कृष्ण की सखा, ये सभी गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा हमारा ब्रज भाषा की एक उपबोली है। मैंने बताया था ना ब्रज भाषा की उपबोलियाँ भी निकली, जैसे अंतर्वेदी, एक हुई अंतर्वेदी, लिखा नहीं जा रहा भाई, अंतर्वेदी, भरतपुरी और डांगो, माथुरी, ये सभी ब्रज भाषा की उपबोलियाँ हुई, जिसमें सी एक बुक्सा भी है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रज भाषा पर कन्नौजी का प्रभाव पड़ा। कन्नौजी पर किसका प्रभाव पड़ा ब्रज भाषा पर, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा अवधी बघेली छत्तीसगढ़। ये हमारी पूर्वी हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा इसका बरेली, कि ब्रज भाषा पर कन्नौजी का प्रभाव पड़ा। किस जिले की ब्रज भाषा पर कन्नौजी का प्रभाव पड़ा हुआ था, उसका हो जाएगा बरेली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रज सर्वप्रथम किसने किया। ब्रज सर्वप्रथम किसने किया, यानी कि ब्रज बुली शब्द, इसमें गलत थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, तो इसमें ब्रज बुली आएगा भाई, ब्रज बुली। ब्रज बुली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ब्रज बुली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र गुप्त ने। ब्रज बोली का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने ही किया था, जो कि एक बंगला की कृत्रिम उपबोली है ब्रज बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा निम्नलिखित में से कहाँ नहीं बोली जाती। ब्रज भाषा कहाँ नहीं बोली जाती, किस क्षेत्र में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सीतापुर में। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण के दोहों की भाषा क्या रही, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्राकृत, क्योंकि हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण की दोहों की भाषा हमने पढ़ा था कि हेमचंद्र के ने भी अपने जो व्याकरण ग्रंथ हैं उसमें भी अपभ्रंश भाषाओं का प्रयोग किया, लेकिन दोनों भाषाओं में प्रयोग किया था। प्राकृत हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश भाषा को भी मिलाया था और ब्रज भाषा को भी मिलाया था, तो उसके अंतर्गत जो दोहों की भाषा थी ना, वो हमारी प्राकृत भाषा थी। प्राकृत को मिलाया था और ब्रज को मिलाया था, और साथ ही अपभ्रंश भाषा के भी शब्द मिले थे। तो इस प्रकार से हेमचंद्र ने जो प्राकृत व्याकरण लिखा उसमें जो दोहों की भाषा थी वो थी हमारी प्राकृत। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
पश्चिमी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? तो पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ हमारा भाई शौरसेनी अपभ्रंश के रूप में, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा का उदय निम्नलिखित में से किससे हुआ? ब्रज भाषा का उदय कहाँ से हुआ? शौरसेनी के मध्यवर्ती रूप से हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्रज भाषा में है? इनमें से कौन सा ग्रंथ ब्रज भाषा में है भाई? देख लेते हैं। कवितावली, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला नछू। जब मैं भक्ति काल की तुलसीदास की रचनाएं कराऊंगी उसमें मैं आपको करा दूंगी कि कौन सी रचना तुलसीदास की ब्रज भाषा से संबंधित है और कौन सी रचना अवधी भाषा से। 2 भाषाओं में ही लिखी थी तुलसीदास ने, ब्रज भाषा और अवधी भाषा में जो रचनाएं लिखी थी, और उसके अंतर्गत जो कवितावली है वो ब्रज भाषा से संबंधित इनकी रचना है तुलसीदास जी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तुलसीदास की कौन सी कृति ब्रज भाषा में नहीं है? अभी बताया था मैंने, कवितावली ब्रज भाषा में है। जिसमें भी वली शब्द आ जाए बाद में वे सभी ब्रज भाषा की होगी, साथ ही विनय पत्रिका भी इसमें नहीं पूछ रखा है हमने, तो आंसर हो जाएगा रामाज्ञा पर्षण। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, निम्नलिखित में से एक भक्त कवि, संगीतक, शास्त्र और रीति तत्वों का ज्ञाता है। इनमें से कौन है जो कि एक भक्त कवि, संगीतक, शास्त्र और रीति तत्वों का ज्ञाता? ये हो जाएगा आंसर हमारा नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग द्वारा ब्रज भाषा का अहित हुआ? ब्रज भाषा का अहित हुआ, ये आंसर हो जाएगा हमारा रीतिकालीन कवियों द्वारा। रीतिकालीन कवियों द्वारा ब्रज भाषा का अहित किस प्रकार से हुआ भाई? देखो, जब ब्रज भाषा की हिंदी साहित्य में लिखने की शुरुआत हुई तो उसके बाद भक्ति काल में कुछ रचनाएं लिखी जाने लगी। पूरा का पूरा जो ब्रज भाषा में साहित्य लिखा वो रीतिकाल के अंतर्गत आया। लेकिन रीतिकाल के बाद जब रचनाएं लिखी जाने लगी उसमें फिर खड़ी बोली धीरे धीरे आ गई, तो यहीं से ब्रज भाषा का बिगड़ना की शुरुआत हो गई कि ब्रज भाषा की एक तरह से ये बोलते हैं ना कि एक भाषा के बाद जब दूसरी भाषा का विकास होता है तो पहली भाषा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, तो रीतिकाल में ही इनका अहित होना शुरू हो गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आरंभिक ब्रज भाषा के कितने रूप मिलते हैं? तो आरंभिक ब्रज भाषा के हमें कितने रूप मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका 2। आरंभिक ब्रज भाषा के कितने रूप मिलते हैं? आरंभिक ब्रज भाषा के 2 रूप मिलते हैं। एक कौन सा? एक तो उनका हो जाएगा जो कि प्राकृत पैंगलम में देखने को मिला हमें, प्राकृत पैंगलम में, और उसके साथ साथ हमें रणमल छंद में देखने को मिला, रासो ग्रंथ में देखने को मिला। जो पिंगल की कीर्तियाँ थी उसके अंतर्गत जो रूप हमें देखने को मिला वो हो जाएगा हमारा पहला। और दूसरा रूप हमें कहाँ पर मिला? उक्ति व्यक्ति प्रकरण में, बाल बोध में, इस तरह की जो रचनाएं हुई। दूसरा रूप हमें उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो दामोदर की थी रचना, उसके अंतर्गत जो रूप हमें ब्रज भाषा का देखने को मिला वो हमारा दूसरा रूप हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आरंभिक ब्रज भाषा के 2 रूप देखने को मिले, एक प्राकृत पैंगलम में, दूसरा उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 2। इस तरह हमने ब्रज भाषा से संबंधित जो हमने क्लास में कंटेंट किया था उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखे, और इसी तरह हमें आगे अगली क्लास में हम खड़ी बोली से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। फिर हम अपनी भाषा विज्ञान के हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह हम जो भी कंटेंट कंप्लीट करेंगे उसके साथ साथ थोड़े बहुत प्रश्न उत्तर भी हम साथ ही करते चलेंगे, ताकि हमें जो हमने कंटेंट पढ़ रखा है उसकी रिवीजन हो जाए और हमें प्रश्नों के माध्यम से ये पता चल जाए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। भाई थोड़ा समय लग रहा है, मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि
टेक्निकल चीज़ों में मैं थोड़ी सी अभी कच्ची हूँ, धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख लूँगी। और मेरे साथ जुड़कर आपको कोई फ़ायदा मिल रहा हो, कोई लाभ हो, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में ये भी बताना। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक क्लास आपको आपके रिवीजन के लक्ष्य से आपको एक क्लास तो हर रोज़ मिल जाए, चाहे किसी भी टॉपिक हो। मैंने डिवाइड किया हुआ है किस दिन कौन से एक क्लास डालनी है। तो साहित्य के इतिहास, अभी हमारी क्लास चली हुई है साहित्य इतिहास की, भाषा विज्ञान की, व्याकरण की, साथ साथ हम पिछले सालों के प्रश्न उत्तर भी कर रहे हैं, और विविध की। तो ये तो हमारी क्लास रेगुलर चल ही रही है। और कोशिश करूँगी जो आप कमेंट बॉक्स में जो भी सजेशन देते हो कि मैम इस टॉपिक पर हमें क्लास चाहिए, इस तरह से आप करा दीजिए। मैं कोशिश करूँगी आपकी हर बात सुनने की, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तरफ से आपको लाभ मिले। और आपके हिंदी विषय की परीक्षा से पहले जो जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो, संपूर्ण पूरी तरह से अच्छे से रिवाइज होते हुए आप परीक्षा की तैयारी करना। पहली बार हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।